दोस्तों नमस्कार, मैं अनुज आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है शिवालिक प्रगति सेंटर। दोस्तों आप लोग अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस बहुत बढ़िया से कीजिए। आप लोगों के एग्ज़ाम सर पर हैं, खासकर जो टैट की परीक्षाओं की प्रिपरेशन जो लोग कर रहे हैं। टैट की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, हालांकि हर 6 महीने बाद दोबारा ये होंगी। तो आप अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया से करें दोस्तों। जैसे आप लोगों को ज्ञात होगा कि टैट पर मैं कुछ वीडियोज़ बना रहा हूँ। टैट पर मैंने एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें सामान्य ज्ञान के जो सवाल उसमें पूछे जाते हैं उन सवालों को डिस्कस करने की आपके साथ कोशिश करता हूँ। अगर मुझे समय और मिल पाया तो दोस्तों बाकी जो सेक्शंस हैं उन पर भी मैं सवाल बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं टैट में जो जीके के जो क्वेश्चन हैं उन पर ही वीडियोस बनाता हूँ। तो चलिए आज के वीडियो में आपको अगर ध्यान हो तो मैं 2018 में जो टैट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें सामान्य ज्ञान के जो सवाल पूछे गए हैं उन सवालों को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें 2 या 3 वीडियोस में बना चुका हूँ। आज उसका अगला पार्ट आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। ये पार्ट 4 होगा मेरे ख्याल से, तो जिसको आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। और इसके बाद जो हिमाचल प्रदेश जो एनवायरमेंटल साइंस पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30, उन पर अलग वीडियो बनाऊँगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 105 तक मैं डिस्कस कर चुका था आपके साथ पिछले वीडियो में, अगर आपको ध्यान हो। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, और क्वेश्चन नंबर 106 है कि नीति आयोग है ऑप्शन ए एक असंवैधानिक निकाय, ऑप्शन बी है एक वैधानिक निकाय, ऑप्शन सी है दोस्तों एक परामर्शी निकाय, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो ऑप्शन सी है। नीति आयोग जो है जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना की गई। 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना की गई और इसने योजना आयोग की जगह ली है। योजना आयोग के बदले में नीति आयोग अब जो है ध्यान रखिएगा। और ये एक परामर्शी निकाय है, सरकार की जो भारत सरकार की नीति से संबंधित जो है ये नीतियाँ बनाता है। इसको थिंक टैंक भी हम कह सकते हैं भारत सरकार का। आप जो नीति आयोग है उनके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस समय भारत के जो प्रधानमंत्री जो यशस्वी नरेंद्र मोदी जी भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। तो अगर आपको सवाल पूछा गया होगा कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष बताइए, तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है वो सुमन के बेरी है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में सुमन के बेरी जो है, इन्होंने नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में ये कार्य कर रहे हैं। ये आपको सवाल पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। और मैंने आपको बताया नीति आयोग जो है योजना आयोग की जगह आया है। योजना आयोग अलग है, नीति आयोग अलग है। क्वेश्चन नंबर 107 है दोस्तों, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है ये उत्तर प्रदेश में है। देखिए दोस्तों, राजस्थान में जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है उसका नाम है रावत भाटा, या फिर उसको राजस्थान परमाणु ऊर्जा केंद्र भी कहते हैं। रावत भाटा, या फिर मैंने आपको कहा राजस्थान परमाणु ऊर्जा केंद्र के रूप में भी इसको जाना जा सकता है। इसके अलावा राजस्थान से नीचे देखिए जो गुजरात है, गुजरात में भी एक परमाणु केंद्र है, परमाणु ऊर्जा केंद्र, जिसको हम कहते हैं काकरपार। तो ये गुजरात में है। इसके अलावा गुजरात से नीचे अगर हम देखेंगे तो वो पड़ेगा, जो राज्य जो पड़ेगा वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में है तारापुर। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो तारापुर है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो तारापुर में है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर आप कर्नाटक में जाएं, जो कर्नाटक में जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है दोस्तों उसका नाम है कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र। अगर आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में है, हमने आपको बताया नरोरा। इसके अलावा तमिलनाडु में जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है एक का है कलपक्कम, और दूसरा दोस्तों वो कुंडलकुलम है। ये भी आपको एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं, ज़रूर देखिए। इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, जैसे अभी आपको पूछा गया है उत्तर प्रदेश नरोरा बताइए कहाँ पे, कोई भी आपको पूछा जा सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो तारापुर है। तारापुर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है, और जो महाराष्ट्र बम्बई में है। ज़रूर आपको एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है इसके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ऑप्शन बी पतझड़ वन, ऑप्शन सी पर्वतीय वन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट उनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 109 है दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 109 है कि भारतीय संविधान की धारा 17 से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए छुआछूत समाप्त कर दिया गया है, ऑप्शन बी छुआछूत का चलन
वर्जित है। ऑप्शन सी दोस्तों छुआछूत का व्यवहार एक अपराध है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 जो है ये छुआछूत से संबंधित है। छुआछूत का उन्मूलन इसमें किया गया है। तो इस सवाल का जो जवाब होगा वो ऑप्शन डी होगा। इसके तहत मैंने अभी आपको बताया छुआछूत का उन्मूलन यानी कि समाप्त कर दिया गया है। छुआछूत जो है ये अनटचेबिलिटी जो है ये एबॉलिश कर दी गई है, पूरी तरह से वर्जित है और ये एक अपराध है, अपराध माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1010 माफ़ कीजिए क्वेश्चन नंबर 110 भारत में कौन सा क्षेत्र राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी सेवा, ऑप्शन डी व्यापार। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो ऑप्शन डी है, माफ़ कीजिएगा ऑप्शन सी है। सेवा क्षेत्र जो है, सर्विस सेक्टर जो है भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत है। तकरीबन 55% अप्रॉक्सीमेटली 55% जो सरकार की जो इनकम आती है वो सेवा क्षेत्र से आती है। क्वेश्चन नंबर 111 है दोस्तों, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को क्या कहा जाता है? मैंने पहले भी शायद आपको बताया था। पृथ्वी की दो तरह की गतियां हैं दोस्तों। एक गति है पृथ्वी की परिक्रमण गति, परिक्रमण, और दूसरी जो गति है जैसे ऑप्शन ए में दिखा गया परिक्रमण, दूसरी जो गति है वो घूर्णन गति है। पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूम गई, मान लीजिए सन है और ये अर्थ है और ये सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ घूमेंगी दोस्तों उसको कहते हैं परिक्रमण, उसको कहेंगे परिक्रमण यानी कि रिवॉल्वेशन। लेकिन पृथ्वी जब अपने अक्ष के चारों तरफ घूमती है, आपको ज्ञात होगा पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। तो इस तरह से तो पृथ्वी जब अपने अक्ष के चारों तरफ घूमेगी तो उस गति को कहा जाएगा पृथ्वी की घूर्णन गति यानी कि रोटेशन। दिन और रात पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण बनते हैं। साल जो है, ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है वो पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण बनते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 112 कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी है दोस्तों महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है दोस्तों आंध्र प्रदेश। तो इस सवाल का जो सही जवाब है कांडला पोर्ट जो है वो गुजरात में है और इसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रखा गया है। ये भी आपको पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। सो देखें क्वेश्चन नंबर 113 और क्वेश्चन नंबर 113 है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 35 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी 26 वर्ष। देखिए दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के लिए और भारत का जो राज्यपाल है, भारत में किसी राज्य का जो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, इनके लिए न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष है। 35 वर्ष इंपॉर्टेंट। लोकसभा का जो सदस्य है उसके लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। राज्यसभा का जो सदस्य है उसके लिए न्यूनतम आयु जो है वो 30 वर्ष है। प्रधानमंत्री, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन से हो सकता है या फिर विधानसभा से भी हो सकता है, लेकिन उसको 6 महीने के अंदर लोकसभा की सदस्यता लेना अनिवार्य है। माफ़ कीजिए, दोनों सदन में से किसी एक सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य है। तो प्रधानमंत्री के लिए अगर पूछा जाए न्यूनतम आयु तो वो भी 25 वर्ष हो जाएगी। इनमें से तो देखिए दोस्तों, ये जो राज्यपाल है, राज्यपाल के लिए कोई चुनाव नहीं होता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री के लिए भी कोई चुनाव नहीं होता। जिस पार्टी का बहुमत लोकसभा के चुनावों में आता है वो पार्टी अपना एक नेता चुन लेती है, उसको प्रधानमंत्री के पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। प्रधानमंत्री के लिए कोई चुनाव नहीं होता। अगर इस तरह से भी आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये न्यूनतम आयु मैंने आपको बता दी इनकी। आपको पूछा जा सकता है अधिकतम आयु। तो ध्यान रखिए, जिस व्यक्ति को चुना जाता है, लोगों के द्वारा चुना जा रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो, राज्यसभा का सदस्य हो, या गांव का प्रधान हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, विधानसभा का सदस्य हो, तो उनके लिए अधिकतम आयु का प्रोविजन भारतीय संविधान में नहीं रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 114 वर्नैकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली। तो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट जो है दोस्तों, ये वर्नैकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया लॉर्ड लिटन ने और ये 1878 में लागू किया गया। इसको हम जो देशी भाषा में जो समाचार पत्र निकलते हैं उन पर रोक लगाई गई थी। तो भाषाई आधार पर जो अखबार उस समय निकलते थे, माफ़ करें दोस्तों बीच में एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ गया था। जैसे मैंने आपको बताया कि वर्नैकुलर प्रेस एक्ट जो है ये 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा लगाया गया और जो देशी भाषा में जो अखबार प्रकाशित होते थे उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए इसको लागू किया गया था। इसके अलावा दोस्तों लॉर्ड लिटन ने जो सिविल सर्विसेज होती है,
जो सिविल सेवाएं होती हैं, सिविल सेवाओं के लिए उम्र 21 वर्ष से घटा करके 18 ईयर्स इसने कर दिया था। ये भी आपको एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। हालांकि इन दोनों कानूनों को बाद में पलट दिया गया था लॉर्ड रिपन ने ये जो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट लगाया गया था इसको निलंबित कर दिया और दोबारा से सिविल सर्विसेज के लिए जो मिनिमम एज जो है वो 18 से बढ़ाकर 21 कर दी गई थी। लॉर्ड डलहौजी दोस्तों कई बार एग्जाम में मैं आपको बता चुका हूँ, सवाल पूछे जाते हैं। हड़प की नीति लेके आए जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते हैं। हिंदुस्तान तिब्बत रोड का निर्माण इन्होंने किया 1852 में। भारतीय रेलवे का जनक इनको कहा जाता है। PWD डिपार्टमेंट की इन्होंने स्थापना की। भारतीय डाक सेवा की स्थापना इन्होंने की, लॉर्ड डलहौजी। ये डलहौजी जो वुड्स डिस्पैच लेके आए 1854 में, जिसको हम शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, कई बार बात कर चुका हूँ। लॉर्ड कैनिंग जो है ये भारत के पहले वायसराय थे और अंतिम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड डलहौजी ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इसका जो खाका था वो तैयार किया, लेकिन इसको पारित किया लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड वेलेस्ली ये लेके आए सहायक संधि, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, सहायक संधि। और सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस इसको बोलते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली लेके आए और लॉर्ड वेलेस्ली स्वयं को बंगाल का शेर भी कहते थे। ये भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। और सहायक संधि साइन करने वाला, हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य अगर आपको पूछा जाए कौन सा था, तो वो पहली जो रियासत थी वो हैदराबाद थी मेरे ख्याल से। एक बार इसको चेक भी ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें और क्वेश्चन नंबर 115 है, लैप्स की नीति का प्रारंभ किसने किया? कैनिंग ने, डलहौजी ने, वेलेस्ली ने, विलियम बेंटिक ने। अभी मैंने आपको बताया लैप्स की नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या हड़प की नीति को शुरू किया था लॉर्ड डलहौजी ने, ध्यान रखिएगा। विलियम बेंटिक ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। सती प्रथा का अंत इन्होंने किया, सती प्रथा के लिए कानून ये लेके आए। भारतीय जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत इन्होंने की लॉर्ड मैकाले के सुझावों पर, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। दोस्तों पिछले वीडियोस जरूर देखा करें, काइंडली, ये आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप सीरियसली एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं बार बार आपको कहता हूँ हर सवाल को हर वीडियो में डिटेल में डिस्कस करना बहुत ये हमें लगता है, बार बार पिछले वीडियो में ये बात कही है, उससे पिछले वीडियो में ये बात कह चुका हूँ मैं, तो हमें लगता है कि आप अगर देखिए, अगर आप सीरियसली एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पुराने वीडियोस ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि वहाँ पर कई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हो सकता है इस क्वेश्चन में मैं इस वीडियो में जो क्वेश्चन पेपर में डिस्कस कर रहा हूँ वहाँ पे ना डिस्कस की गई हो, पुराने वीडियो में वो डिस्कस की गई हो। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट की जाती है पुराने वीडियोस को ज़रूर देखा कीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 116 है दोस्तों कि भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है दोस्तों आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है केरल। तो भरतनाट्यम जो है दोस्तों ये ऑप्शन सी तमिलनाडु का प्रसिद्ध नृत्य है। भारत में जो शास्त्रीय नृत्य हैं, जो क्लासिकल डांसेज हैं, मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूँ। उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत में होता है कथक। इसके अलावा दोस्तों जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में होता है कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश में होता है कुचिपुड़ी। इसके अलावा जो केरल है, केरल में एक तो कथकली होता है, कथकली, और एक होता है मोहिनी अट्टम। इसके अलावा असम में होता है स्त्रिया, मणिपुर में होता है मणिपुरी, ये तो आप कर ही लोगे, और उड़ीसा में होता है ओडिसी। तो ये एग्जाम में सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं, आपको भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117। मेरिनो एक प्रजाति है, ऑप्शन है मछली की, ऑप्शन बी बकरी की, ऑप्शन सी कुत्ते की, ऑप्शन डी भेड़ की। तो मेरिनो जो है दोस्तों ये एक बकरी की प्रजाति है, माफ़ कीजिएगा भेड़ की प्रजाति है मेरिनो। तो मेरिनो जो है वो भेड़ की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 118 है, 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा किस अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया? ऑप्शन ए स्वास्थ्य का अधिकार, ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन डी समानता का अधिकार। तो 44वां संवैधानिक संशोधन जो 1978 में हुआ उसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा करके भारतीय संविधान में आर्टिकल 300A में डाला गया और इसको बनाया गया संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार। मैं आपको बता चुका हूँ, पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 119 है, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि नेशनल कैडेट कोर NCC की स्थापना पूछी गई है आपसे। तो NCC की स्थापना किस वर्ष हुई है? ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1958, ऑप्शन डी 1959। तो NCC की स्थापना दोस्तों 1948 में हुई। इसकी फुल फॉर्म भी आपको पूछी जा सकती है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। NSS आपको पूछा गया होता तो NSS की स्थापना 1969 में की गई है, नेशनल सोशल स्कीम या नेशनल सर्विस स्कीम इसकी फुल फॉर्म है।
NS नेशनल सोशल स्कीम इसकी फुल फॉर्म होगी, माफ़ कीजिएगा, नेशनल सर्विस स्कीम इसकी फुल फॉर्म होगी NSS की, और 1969 में इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 120, कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? ऑप्शन ए है दोस्तों आयकर, ऑप्शन बी है बिक्री कर, ऑप्शन सी उत्पादन कर, ऑप्शन डी है सेवा कर। तो इनमें से जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए जो है, ये एक प्रत्यक्ष कर है, ये एक डायरेक्ट टैक्स है। तो आपको पूछा है अप्रत्यक्ष कर नहीं है, तो इसका मतलब ये तीनों जो है वो अप्रत्यक्ष कर है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। जिसका रिमेनिंग पार्ट है वो उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा, बहुत जल्द उसके लिए आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा, और कोशिश करूँगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका एग्ज़ाम होने से पहले 3 दिसंबर को शायद आपका एग्ज़ाम है, तो उससे पहले मैं 5 क्वेश्चन पेपर आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूँगा, जिसमें मोर देन मुझे लगता है 1200 या 1500 से ज़्यादा ही क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए होंगे, या अब तक हो सकता है मैं इतने क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँगा। तो चलिए जो भी हो, आप अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कीजिए। मेन है आपका एग्ज़ाम निकलना चाहिए, मेन बात यह है कि आपका एग्ज़ाम निकलना चाहिए, बाकी चीज़ें होती रहती हैं। सो जल्द ही आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।